तो अभी तक हमने आपको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताएंगे। तो जब हम किसी भी क्रॉप फील्ड पर लगातार क्रॉप ग्रो करते रहते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनकी कमी होनी शुरू हो जाती है। तो उस लगातार न्यूट्रिएंट सप्लाई होते रहे प्लांट्स को, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस सॉइल के अंदर मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं। अब ये मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं और इनका क्या फ़ायदा उस सॉइल को होता है, ये आप पढ़ेंगे। तो मैन्योर्स जो होते हैं, जिसको हम नॉर्मली खाद भी बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं कि पहली बात तो ये बनते कैसे हैं। तो जो भी एनिमल एक्सक्रीटा है या जो प्लांट वेस्ट है उसके डिकम्पोजिशन से ये मैन्योर्स बनते हैं। और इन मैन्योर्स के अंदर लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो ये सॉइल को बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब मैन्योर की हेल्प से जो सॉइल है वो एनरिच हो जाती है न्यूट्रिएंट से, और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी उसको मिल जाता है और उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अगर हम किसी भी सॉइल के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि उस सॉइल का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और हम इसके स्ट्रक्चर को, किसके, सॉइल के स्ट्रक्चर को अल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कई तरह की सॉइल होती हैं। पहली सॉइल होती है, सपोज करो कि हम एग्जांपल ले रहे हैं सैंडी सॉइल का। अब सैंडी सॉइल क्या होती है, जो होती है जैसे रेत होती है। अब उसके अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर एयर स्पेसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। लेकिन अगर हम क्या करें कि मैन्योर्स को उस सैंडी सॉइल के अंदर मिला दें तो क्या हो जाएगा कि उसकी जो एयर स्पेसेस हैं वो तो अब कम हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अब उसके अंदर कुछ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो लोमी सॉइल्स की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो क्लेई सॉइल होती है उसके अंदर भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो क्ले होती है उसकी जो एयर स्पेसेस हैं उसके अंदर वो बिल्कुल कम होते हैं और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसी जो सॉइल है, कैसी, क्लेई सॉइल, उसके अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उसके अंदर मैन्योर मिला दें क्लेई सॉइल के अंदर तो अब क्या होगा कि जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है अब वो थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में, और एयर स्पेसेस उसके अंदर बढ़ जाएंगे। तो अब उसके अंदर क्या हो सकता है कि प्लांट ग्रो हो सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया कि सॉइल की केमिस्ट्री को एक तरीके से चेंज कर दिया मैन्योर की हेल्प से। तो ये मैन्योर्स का फ़ायदा है। अब हम मैन्योर को यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह का बायोलॉजिकल मटेरियल हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो क्या करता है। अब देखो, हमने इसके लिए मैन्योर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया, एनिमल वेस्ट का यूज़ किया और प्लांट वेस्ट का यूज़ किया। तो अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में वैसे ही पड़े रहते ये चीज़ें तो वो क्या करते, पोल्यूशन को करने का काम करते। ठीक है, उसकी वजह से पोल्यूट होता है एनवायरनमेंट। तो अब क्या हो जाएगा कि जो एक तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए किसी सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फर्टिलाइज़र डालने की वजह से, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है, सॉइल भी ख़राब हो जाती है और जब हम उसमें पानी देंगे तो वो वाटर बॉडीज़ में भी केमिकल्स पहुंच सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैन्योर बेटर होते हैं किसके कंपैरिजन में, फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में। अब हम किस तरह के बायोलॉजिकल मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, देखो अब
इसके हिसाब से हम कि भाई कैसा बायोलॉजिकल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल हमने कौन सा यूज़ किया, उसके हिसाब से हम इस मैन्योर्स को कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे पहली आती है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। अब कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट क्या चीज़ है? इसमें हम क्या करते हैं कि फार्म जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि जो भी हमने गाय भैंस वहाँ पर रखी हुई है उनका गोबर यूज़ कर सकते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं उनका वेस्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, घर का जो भी छोटा मोटा वेस्ट मटेरियल है वो यूज़ कर सकते हैं, सीवेज का वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और घास फूस ये सब चीज़ें जो हैं जो भी हमने अपने खेत में से उखाड़ी हैं अनवांटेड प्लांट्स, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, मिट्टी के अंदर एक पिट बना लेते हैं। ठीक है, ज़मीन खोद के एक पिट बनाएंगे और उसके अंदर ये सारा मटेरियल भर देंगे। अब क्या करेंगे, उसको ढक के छोड़ देंगे। और अगर हम उसके अंदर क्या छोड़ देते हैं, कुछ अर्थवॉर्म्स भी छोड़ देते हैं। तो अर्थवॉर्म्स जो क्या करते हैं वो इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को, इसके रेट को तेज कर देते हैं। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू जो भी कंपोस्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या यूज़ किया है, वर्मी। वर्मी किसको बोलती हैं, ये रिलेट होता है अर्थवॉर्म से। तो जब हम अर्थवॉर्म की हेल्प से कंपोस्ट बना रहे हैं तो इस तरह का कंपोस्ट क्या कहलाएगा, वर्मी कंपोस्ट। दूसरा मेथड है ग्रीन मैन्योर। अब देखो ग्रीन मैन्योर क्या है, मान लो कोई भी आपका क्रॉप फील्ड है, कोई भी आपका फील्ड है, खेत है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं, मेन क्रॉप बोने से पहले कुछ दूसरी तरह के प्लांट्स जैसे कि सन हेम्प है, ग्वार है, इनको बो लिया जाता है। तो जब ये छोटे छोटे पौधे इसके अंदर से निकल आते हैं तो अब हम क्या करते हैं, इनको उखाड़ के और इनको तोड़ मरोड़ करके उसी फील्ड के अंदर छोड़ देते हैं, उसी सॉइल में मिला देते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे करके ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे मैन्योर में। तो क्योंकि इस तरह के मैन्योर को हमने ग्रीन प्लांट्स की हेल्प से बनाया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर की हेल्प से जब सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो वो मेनली कौन से मिलेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये था हमारा किसके बारे में, मैन्योर्स के बारे में। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या चीज़ होती हैं, फर्टिलाइजर्स को हम ये भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं हमारी सॉइल को। लेकिन जिस तरीके से मैन्योर्स को तो हमने खेतों में बनाया था, लेकिन फर्टिलाइजर्स हमेशा फैक्ट्रीज में बनते हैं और ये स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक मीन्स पैकेट बनाए जाएंगे जो हमें पता होगा कि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फास्फोरस प्रेजेंट है या पोटेशियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गए नेचर में। और अगर हम किसी भी सॉइल के अंदर इसको मिला देते हैं और फिर वहाँ पर जो भी प्लांट लगे हुए हैं तो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब उनमें नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, नए फ्लावर्स आ जाएंगे, जल्दी से लीव्स आने लगेंगी नई नई। तो वेजिटेटिव ग्रोथ को ये क्या करता है, तेज करवाता है। तो हाई कॉस्ट फार्मिंग जो हमने आपको बताया था ना कि जिसमें हम बहुत पैसा खर्च करके खेती करते हैं, तो हाई कॉस्ट फार्मिंग का एक मेन इंग्रेडिएंट है ये क्या चीज़, फर्टिलाइज़र। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उसको कितने अमाउंट में हमें यूज़ करना है, किसी भी क्रॉप फील्ड में हमें किस टाइम पर उन फर्टिलाइज़र्स को डालना है। ठीक है, और उसको डालने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है या उसके बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तभी हम क्या कर पाएंगे कि जो भी फर्टिलाइज़र्स होगा उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, उससे पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमने फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर डाला, लेकिन हमने उस सॉइल को बहुत ज़्यादा इरिगेट कर दिया, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया उसके अंदर, तो क्या होगा कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और वो पानी के साथ बहकर जो है दूसरी जगह पर चले जाएंगे और अल्टीमेटली फिर किसी वाटर बॉडी में पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो लगातार फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सॉइल के अंदर अब उसको न्यूट्रिएंट तो मिल जाते हैं लेकिन उसको ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता।
और लगातार ये केमिकल्स वगैरह अगर सॉइल में हम डालते रहेंगे तो सॉइल में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने का शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो हमें मिल जाता है, मतलब एक बार को तो हमें लगेगा कि हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो बहुत अच्छी हो रही है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं, नई नई फूल निकल रही हैं, तो हमें लगेगा कि हमारी पैदावार क्रॉप की बढ़ रही है, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो दिखेंगे। लेकिन अगर हम लगातार किसी सॉइल के अंदर इन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते रहेंगे तो उसकी वजह से हम फर्टिलिटी को मेंटेन नहीं रख पाएंगे और धीरे धीरे फर्टिलिटी की जो रेट है वो खराब होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। ठीक है, तो अब अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन को अच्छा रखना है तो हमें इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना होगा। फिर आती है एक चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, जैसे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं या हर्बिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं। अब हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? देखो, किसी भी क्रॉप फील्ड के अंदर अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जिनको हम वीड्स बोलते हैं, तो उनसे कि हमारी क्रॉप फील्ड के अंदर ये वीड्स ना उगे तो हम कुछ केमिकल्स का स्प्रे अपनी फील्ड के अंदर करते हैं, तो इसको बोलते हैं हर्बिसाइड, इन केमिकल्स को। और अपनी क्रॉप प्लांट को उससे बचाने के लिए, इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए हम क्या छिड़कते हैं? कुछ केमिकल्स छिड़कते हैं, तो इनको हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग सिस्टम है जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे और क्या करेंगे कि हम जो देसी तरीके हैं उनका यूज़ करेंगे। कैसे कि फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके हम क्या करेंगे? मैन्योर का यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा फार्म का वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जैसे कि जो भी हमने जानवर वगैरह अपने खेत में रखे हुए हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल है या जो भी घास फूस तिनके वगैरह वहाँ से निकल रही हैं, उनको हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि अपने खेत की मिट्टी में ही मिला दें, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजर्स ना डाल के हम ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे के बताती हूँ कि जैसे हम अगर हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करना है अपनी सॉइल को, तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें कि उसमें फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन का पैकेट है वो उस मिट्टी के अंदर मिला दें। ठीक है, ये तो हो जाएगा केमिकल मेथड। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि हम उस क्रॉप फील्ड में मेन क्रॉप बोने से पहले क्या करें? चना, मटर, सेम, इस तरह की कोई भी दाल वाला पौधा उसके अंदर अगर हम उगा देंगे तो उनके रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उस मिट्टी को रिप्लेनिश कर देंगे, रिच कर देंगे नाइट्रोजन से, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये हमने बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लिया। अब अगर हम अपने ग्रेन की स्टोरेज कर रहे हैं तो एक तरीका तो ये है कि हम उसके अंदर, जैसे गेहूं को स्टोर किया जाता है तो उसके अंदर हम सल्फास की गोलियां डालते हैं, तो वो यूज़ ना करके हम क्या कर सकते हैं? नीम की पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं, हल्दी की गांठें उसके अंदर हम डाल सकते हैं, तो उससे हमारे जो भी हमने ग्रेन स्टोर किया है उसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। तो अभी फिर हम क्या बताएंगे आपको? ये तो हमने आपको बता दिए कि भाई किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करके, केमिकल्स का यूज़ ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करेंगे? देसी चीज़ों का यूज़ करेंगे। कल हम आपको इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बताएंगे।